afternoon, dear student. My name is Jagdish Adhikari. I am Maths faculty at Vidya Mandir classes HCL Korba. Student, this week is our concept week, and we are going to start new topic this week, which is understanding elementary shapes. What we are going to do today? We will be discussing polygons, triangles, quadrilateral, pentagon, heptagon, and sum of angles, and some 3D figures. So starting with polygons. पॉलीगन जितने भी क्लोज्ड फिगर हैं जो लाइन से बनी है, क्लोज्ड फिगर है लाइन से बनी है, पॉलीगन कहलाती है। और सबसे पहला पॉलीगन या सबसे कम लाइनों से बनी हुई क्लोज्ड फिगर कौन सी होती है? ट्रायंगल। अभी क्वेश्चन ये भी आता है कि एटलीस्ट किसी भी फिगर को पॉलीगन होने के लिए कितनी लाइनें होनी चाहिए? तो एटलीस्ट 3 लाइनें होनी चाहिए, क्योंकि 2 लाइन से कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकती। ठीक है, 2 लाइन से कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकती। और एक पॉलीगन होने के लिए फिगर का क्लोज्ड होना एज वेल एज उसका लाइन से बने होना दोनों जरूरी है। तो एक सबसे छोटी फिगर या सबसे कम लाइनों वाली पॉलीगन फिगर वो कौन सी होगी? ट्रायंगल। उसके बाद आती है आपकी क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होती है? जिसमें 4 लाइंस होती हैं। ठीक है, ट्रायंगल जिसमें 3 लाइंस होती है। क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइनों से बनी हो क्वाड्रिलेटर, क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइनों से बनी हो ट्रायंगल। और ये दोनों पॉलीगन है। उसके बाद जो 5 लाइनों से बनी होती है वो क्या होती है? पेंटागन। 1 2 3 4 5। जो 6 लाइनों से बनी होती है वो क्या होगी? हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6। जो 7 लाइनों से बनी होगी वो हेप्टागन। फिर उसके बाद 8 लाइनों वाली ऑक्टागन, फिर नैनोगन, नोनागन, फिर डेकागन। तो ये हमारी सारी फिगर्स होती हैं और ये सारी की सारी पॉलीगन कहलाती है, क्योंकि ये किससे मिलकर बनी है? लाइन से, और ये क्लोज्ड है। ठीक है, 2 चीज याद रखनी है। पॉलीगन होने के लिए द फिगर शुड बी क्लोज्ड, फर्स्ट थिंग, एंड द सेकेंड थिंग इज इट शुड बी मेड अप ऑफ लाइंस। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीगन था। ठीक है, तो उसमें मैंने नाम जैसे आपको बताया ट्रायंगल। तो ट्रायंगल तो आपको पता है नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है उसमें? ट्रायंगल में 3। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटर में, शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्वाड्रिलेटर में 4। फिर उसके बाद पेंटागन, पेंटागन में 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना, नैनो, नोना होता है, नोना 9 एंड डेका 10। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसमें से आप देख लेना। तो ट्रायंगल कितनी लाइन से बना है? 3, क्वाड्रिलेटर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी फिगर्स, इनके नाम दिए हुए। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अ फिगर विच इज मेड अप ऑफ अ क्लोज्ड फिगर और अ पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 8 लाइन्स, तो आपको बोलना है ऑक्टागन। ठीक है, अ पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 6 लाइन, हेक्सागन। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सम ऑफ एंगल्स की। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स। जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम हम क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें जो हम ज्योमेट्री चैप्टर करेंगे या फिर ट्रायंगल चैप्टर करेंगे, तो उसमें एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। या फिर हम जब क्वाड्रिलेटर चैप्टर करेंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता है बहुत बेसिक, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो ये
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा कुछ भी आ जाए उसके लिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो ये सारे पॉलीगन है, तो इनके सम ऑफ ऑल एंगल। हाँ, एक चीज और, अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, रेगुलर लिख देते हैं, आर मतलब रेगुलर। ठीक है, रेगुलर की बात कर रहे हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक, उसी का हम सम निकाल रहे हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन, तो यहां फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, n क्या हो सकता है यहाँ पे, n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। रेगुलर हो या इरेगुलर हो, दोनों के लिए सेम ही होगा, बस याद रखना अभी हम केवल रेगुलर की बात कर रहे हैं। तो n यहाँ पे होगा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड 3 होती है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 180, है ना। n की जगह यहाँ पे फॉर्मूले में n की जगह जो उसकी नंबर ऑफ साइड थी वो रख दिया हमने, तो यहाँ आ गया 1 इंटू 180, आंसर आ जाएगा 180। तो सम ऑफ ऑल ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। सिमिलरली सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ, अगर वो हमसे बोलता पेंटागन, ठीक है, तो पेंटागन के सारे एंगलों का सम, n कितना होता है पेंटागन के लिए 5, पेंटागन में 5 साइड्स होती है, तो n की जगह पे रख देंगे हम 5, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो 3 की 80 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और 4 टू कैरी 50, तो 540। ठीक है, तो इसी टाइप से हम हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, एनोडाइगन किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन। अब बात करते हैं पर्टिकुलर फिगर या पर्टिकुलर पॉलीगन ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल को हमने कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक तो बेसिस ऑफ साइड्स और बेसिस ऑफ एंगल। अब बेसिस ऑफ साइड और बेसिस ऑफ एंगल में क्या फर्क है। ट्रायंगल बेसिस ऑफ साइड में 3 टाइप के होंगे, स्केलिन या स्केलिन, स्केलिंग या स्केलिन। सेकेंड हो जाएगा आइसोसेलेस, थर्ड हो जाएगा इक्विलेटरल। स्केलिंग, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। ठीक है, स्केलिंग क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स क्या होती है डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। डिफरेंट मतलब लेंथ में डिफरेंट, डिफरेंट इन लेंथ। ठीक है, लेंथ में डिफरेंट होती है। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल, कोई से भी 2 साइड्स इक्वल होती है, तो 2 साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है। अभी मैं इनका एग्जाम्पल के थ्रू डायग्राम बना के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं स्केलिंग का, जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये 5, ये 2 और ये 8। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये सारी की सारी डिफरेंट लेंथ की हैं। तो जब भी डिफरेंट लेंथ की साइड से कोई ट्रायंगल बना होता है तो उसको कहते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आइसोस्केलेस।
तो ये ट्रायंगल क्या होता है जिसमें कोई भी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, कोई भी दो साइड्स इक्वल होगी। तो जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होगी वो हमारा क्या होगा, आइसोस्केलस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल मतलब जिसमें सारी साइडें कैसी हो, इक्वल हो। तो इक्विलेटरल मतलब जिसमें ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो ये भी 6, ये 6 और ये 6। ठीक है, तो इक्विलेटरल मतलब जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो। तो इस टाइप से हमने ट्रायंगल को बेसिस ऑफ साइड्स डिवाइड कर लिया। 3 ट्रायंगल, स्केलाइन, आइसोस्केलस, इक्विलेटरल। आइसोस्केलाइन मतलब जिसमें ऑल साइड्स डिफरेंट इन लेंथ, आइसोस्केलस मतलब जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड इज डिफरेंट, एंड द इक्विलेटरल जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अभी बेसिस ऑफ एंगल। तो बेसिस ऑफ एंगल में भी इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, थर्ड इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट, जब हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज किए थे तो वहां पे हमारा एक वर्ड था एक्यूट। तो एक्यूट का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो यहां भी वही मीनिंग है इसका कि वो ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 0 से तो बड़े हो पर 0 से तो बड़े हो पर 90 डिग्री से कैसे हो, छोटे हो। ठीक है, 0 से बड़े 90 डिग्री से छोटे, तो वो हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज का मतलब ही मैंने आपको वहां पे समझाया था कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 से छोटा। तो यहाँ भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा कोई भी उसका एक एंगल, और 180 से छोटा होगा कोई भी एक एंगल। ठीक है, तो हमने बना दी एंगल 120, ये 90 से बड़ा हो गया, 180 से छोटा, और बाकी बैलेंस करके हमने लिख दिया। लास्ट वन इज राइट एंगल। तो राइट एंगल तो नाम से ही पता चल रहा है, जिसका एक एंगल राइट मतलब 90 डिग्री होगा और बाकी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा वो होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेटर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला कोऑर्डिनेटर हमारा आता है स्क्वायर। स्क्वायर जैसे यहाँ पे ये एबीसी स्क्वायर है, एबीसीडी स्क्वायर एक फिगर है, एक पॉलीगन है जो 4 साइड से मिलकर बना है और जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। जिसकी चारों साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर एक पॉलीगन है जो साइड से बना है और जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। सारी साइडें इक्वल, तो इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। एंड थर्ड वन इज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ लिखी गई है, इसको ध्यान से समझना। ये सबको पता होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। आपने स्क्वायर पहले भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हो।
तो ये तो आपको पता होगा, पर जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और जो अब आएगी, अब जो एग्जाम है उनमें जो आएगी वो है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स क्या होते हैं? जब हम स्क्वायर में, ठीक है, ऑपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं, जैसे ए को सी से और बी को डी से, तो ये जो लाइन है AC, ठीक है, AC जो लाइन है और BD जो ये लाइन है, ये हमारी डायगोनल कहलाएगी, AC और BD। अब मैंने बोला ये बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मतलब ये एक दूसरे को हाफ में डिवाइड करती है। मतलब अगर यहाँ पे मैं जहां पे दोनों ने काटा है उसको O मान लो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AO इक्वल्स टू CO, क्योंकि इसने बाइसेक्ट करा। और सिमिलरली BO इक्वल्स टू OD, ठीक है, AO इक्वल्स टू CO और BO इक्वल्स टू OD, क्योंकि AC और BD भी इक्वल है, ये लिखा है डायगोनल्स आर इक्वल, तो इनके बाइसेक्टर भी कैसे हो जाएंगे? सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है, पहली लाइन में लिखा है इसमें यहाँ पे, तो इनका बाइसेक्टर मतलब आधा भी तो इक्वल होगा। जैसे मैंने बोला दो लाइनें हैं और दोनों की लेंथ 6 है, तो मैंने बोला इनका बाइसेक्ट कर दिया, हाफ कर दिया, तो 3 रह गई, तो उनके हाफ भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये AO और CO AC का हाफ ही तो है, और ऐसी सिमिलरली BO और DO BD का हाफ है, तो ये भी सारे इक्वल हो जाएंगे। और लास्ट थिंग इज ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये जब एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कौन सा, कितना होता है? 90 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मतलब क्या हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि BOC 90 डिग्री होगा, BOC 90 डिग्री होगा। अब जैसे एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो बाकी सारे भी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाते हैं। मतलब AOBB 90 डिग्री, AODB 90 डिग्री और CODB 90 डिग्री ऑटोमेटिकली कैसे होते हैं? जैसे मैं केवल इतना हिस्सा यहाँ पे बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये हमारा C था, ये D, ये A, ये B और ये O, ये हमारी फिगर थी। मैंने बोला ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो जैसे ये 90 डिग्री हुआ, पूरा एक लाइन पे जो पूरा एंगल होता है वो 180 होता है। मैंने बताया था स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट है ये एक लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल 180, तो इतना 90 है, तो इतना कितना होगा? 180 माइनस 90, तो ये भी कितना आ गया? 90, तो ये 90, तो ये भी 90, सिमिलरली ये 90, तो ये भी 90, और ये वाला 90, तो ये भी 90, और पूरा एंगल 360, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल 180 होता है, मैंने बोला था ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस टाइप से हम स्क्वायर को, हमने पूरी उसकी सारी डिटेल्स लिख ली है। अभी स्क्वायर के बाद बात करते हैं रेक्टेंगल की। सेकंड फिगर हमारी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब जैसे इसकी साइड्स के मैं नाम दे दूं, इसके वर्टेक्स के, तो ABCD इसके वर्टेक्स है, वर्टेक्स ही बताऊंगा क्या होता है। तो इसकी साइड A और B किसके इक्वल हो जाएगी? C D या D C के, ऐसी AD B C के, AD इक्वल्स टू B C, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहां पे लिख लेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच या ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, या ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका हर एक एंगल, इसका भी 90 डिग्री होता है। बस स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक ही फर्क होता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है और इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सेकेंड थिंग, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और
एक दूसरे को हाफ में डिवाइड करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। जैसे AO इक्वल्स टू, यहाँ पे हम O मान लें तो AO इक्वल्स टू CO और BO इक्वल्स टू DO, पर ये 90 डिग्री नहीं बनाते, ठीक है। जैसे स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाते हैं, रेक्टेंगल के नहीं बनाते, बस ये बाइसेक्ट करते हैं हाफ में। जैसे अगर ये पूरा 10 है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है? एक पॉलीगन जो 4 इक्वल साइड से बना हो, पर उसके डायगोनल एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 4 इक्वल साइड स्क्वायर की भी होती है, पर स्क्वायर और रोम्बस में एक फर्क है कि स्क्वायर के हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, रोम्बस का नहीं होता है, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे पे 90 बनाते हैं, स्क्वायर के भी डायगोनल एक दूसरे पे 90 बनाते हैं, पर स्क्वायर का ईच एंगल भी 90 होता है, इसका ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, जैसा इसका नाम है ABCD, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब हाफ में डिवाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे O है तो AO इक्वल्स टू CO और BO इक्वल्स टू OD, पर AC इक्वल्स टू BD नहीं होगा, डायगोनल इक्वल नहीं है, पर एक दूसरे को काट इक्वल रहेगा। जैसे ये पूरा यहाँ से आता 16 है तो ये हाफ में डिवाइड हो गया, तो ये भी 8 बचा, ये भी 8 बचा। यहाँ से आता पूरा 10 था तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये इक्वल नहीं होते, पर बाइसेक्ट इक्वली करते हैं, और कितने के एंगल पे करते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब रोम्बस और एक काइट की फिगर में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो रोम्बस भी काइट की तरह ही दिखता है, कभी कभी उसकी शेप भी काइट जैसी बनाई जाती है, पर काइट में और रोम्बस में क्या फर्क है? ये काइट है ABCD, ठीक है। इसमें और रोम्बस में ये फर्क है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। अब ये एडजेसेंट साइड क्या होती है? एडजेसेंट साइड मतलब जो दोनों मिली हुई, ठीक है, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो ये इसकी ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, ऐसे सिमिलरली ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, ठीक है। मतलब ये इसके इक्वल AD इक्वल्स टू AB और CD इक्वल्स टू CB, तो इसके एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, एंड इसके डायगोनल एक दूसरे पे 90 बनाते हैं। डायगोनल इसकी भी 90 बनाते हैं एक दूसरे पे, पर बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब हाफ में डिवाइड नहीं करते, इसको और इसको इक्वल नहीं कह सकते हम, नहीं इसको और इसको, ठीक है। बस हाँ एक दूसरे पे 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो याद रखना कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड इक्वल होगी। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब हाफ में डिवाइड करना, इंटरसेक्ट मतलब काटना, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट मतलब काट रहे हैं एक दूसरे को, और हाफ में नहीं काट रहे, तो इसलिए केवल लिखिए डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। लिख लेना आप। उसके बाद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या होता है? ये भी एक पॉलीगन है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इसकी भी इक्वल होती हैं, और इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल भी, ये वाला एंगल इसके इक्वल, जैसे इसका नाम A, इसका नाम B, C, D, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अपोजिट एंगल आर इक्वल का मतलब जैसे ये 30 डिग्री है तो ये भी 30, और ये 40 डिग्री है तो ये भी 40। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इसमें अगली चीज आती है इसमें कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल भी होती है। पैरेलल मतलब जैसे ए बी पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, दो लाइनें BC और ऐसी AD पैरेलल BC। पैरेलल का मतलब होगा कि ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। स्क्वायर की साइड्स भी पैरेलल होती है, रेक्टेंगल की भी पैरेलल होती है एंड पैरेललोग्राम की भी पैरेलल होती है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है। कभी मतलब इसको अगर हम सीधे सीधे बढ़ाएं तो ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और दे मे बी इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव या अनंत पे काटे दूसरे को, मतलब कभी नहीं काटते, ठीक है। तो पैरेलल का साइन होता है ये डबल लाइन, AB पैरेलल CD या DC और AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC और अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक। डायगोनल इसके भी बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। AO इक्वल्स टू OC हो जाएगा और BO इक्वल्स टू OD हो जाएगा और AC इक्वल्स टू BD लिखता है, ठीक। तो ये हमारा था नेक्स्ट है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी, इसकी कोई सी भी दो साइडें पैरेलल हो सकती है, कोई सी भी दो साइडें पैरेलल होती है। तो जैसे AB पैरेलल CD, पैरेलल का मतलब कभी भी इक्वल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता, पैरेलल का मतलब होता है कि वो दोनों कभी नहीं मिलेंगी अगर उन्हें सीधा सीधा बढ़ाया जाए, ठीक है। और इस फिगर को कभी कभी ऐसे भी बना दिया जाता है, यहाँ पे AD पैरेलल हो जाएगी BC के। पैरेलल का मतलब है कि ये दोनों अगर सीधी सीधी बढ़ाई जाए तो कभी नहीं मिलेंगी। पैरेलल का मतलब ये होता है, इक्वल नहीं होता पैरेलल, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल भी हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 3D फिगर की, ठीक है, 3 डायमेंशन फिगर। ये जो वर्ड है डायमेंशन, इसका मतलब हो गया उसकी साइड्स, ठीक है। जैसे 3 डायमेंशन मतलब उसकी 3 साइड्स, 3 साइड्स मतलब 3 डिफरेंट साइड्स, ठीक है, और सिमिलर साइड्स भी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? एक 3D फिगर जो स्क्वायर से मिलकर बनी हो वो क्यूब कहलाती है, ठीक है। एक 3 डायमेंशन फिगर जो स्क्वायर से मिलकर बनी हो, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो ऐसी इसकी सारी साइडें या इसकी सारी एजेस भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी सारी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हमें 2 चीजें लिखनी है, 3 चीजें। सबसे पहले फेस, वर्टेक्स एंड एजेस। फेस, वर्टेक्स एंड एजेस। फेस मतलब चेहरा, वर्टेक्स मतलब जहां पे 3 लाइनें आके मिल रही हैं, और एजेस मतलब किनारे, ठीक है। जैसे फेस, इसको सबसे बाद में पढ़ेंगे फेस को। सबसे पहले वर्टेक्स। वर्टेक्स मैंने बताया जहां पे 3 लाइनें मिल रही है, तो जैसे 1, 2 और 3 यहाँ पे मिल रही है, ऐसे यहाँ पे भी 1, 2 और 3 लाइन्स मिल रही है। सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने वर्टेक्स? सॉरी, एक यहाँ पे भी 8। तो कितने वर्टेक्स हो गए? 8। एजेस, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो आपने कभी कभी सुना होगा, क्रिकेट मैच देखा होगा तो कि उसके बल्ले की एज लग गई और वो आउट हो गई, कैच आउट हो गया। तो एज मतलब किनारे। तो ऐसे ये जो हमारे फिगर है, इसके किनारे क्या है? ये इसके किनारे हैं, ये सारे, ठीक है। तो कितने किनारे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
ठीक है, तो 12 हो गए इसके किनारे। दोबारा राउंड करते हैं, 4 तो सिमिलर ऐसे हो जाएंगे 1 2 3 4, है ना, 4 तो खड़े, ठीक है, 1 2 3 4, फिर 4 ऐसे 1 2 3 4, और फिर 4 ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। हमने इसको घुमा दिया, सबसे पहले ऐसे 4 है, फिर ऐसे 4 है, और फिर उसके बाद ऐसे 4 है ना, ऐसे 4 होंगे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है। तो इसके एजेस हो गई 12। अब बात करते हैं फेसेस की। फेस क्या होगा, ये शेप देखो 1 2 3 4, ये वर्टेक्स ने मिलके इधर की तरफ एक चेहरा बना लिया, जिसको हम क्या कहेंगे, इसका फेस। ऐसी इधर वाली वर्टेक्स ने मिलके, इन चारों वर्टेक्स ने मिलके बनाया, और इन चारों वर्टेक्स, ठीक है, पीछे वाली वर्टेक्स ने मिलके बनाया, इधर वाली वर्टेक्स ने और इधर वाली वर्टेक्स ने। तो कितने फेस होंगे, एक तो सामने की तरफ, एक उसके पीछे, 2, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे, 3 4, ठीक है, और एक इधर की तरफ, एक बैक साइड में। तो 6 फेसेस हो गए, ठीक। या फिर एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, F + V = E + 2, ठीक है। तो F की वैल्यू कितनी है 6, V की वैल्यू 8, E की वैल्यू 12 + 2, तो 6 + 2 14 = 14। अगर ये आपका दोनों सेम आता है तो इसका मतलब है तो आपने सही लिखा है, मतलब सारी वैल्यू सही है, वरना गलत है। इसको कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला, तो ये हमारा यूलर्स फॉर्मूला कहलाता है F + V। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है F + V - 2 = E, ठीक है। तो एक ही चीज है, -2 को उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो वो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम इस फॉर्मूले का यूज क्या है, जैसे आपके पास कोई भी 2 वैल्यू है और तीसरी आपको निकालनी है, ठीक है। तो तीसरी निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और यहाँ से 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो F = कितना आ जाएगा 6 ही तो था, है ना। तो बिल्कुल सही आ गया हमारा। तो ये फॉर्मूला यूज होता है जब आपके पास कोई भी 2 वैल्यूज दी है। बिल्कुल सिमिलर ही किसके लिए होता है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का भी बिल्कुल सिमिलर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर क्या होता है, एक शेप जिसमें ऊपर और नीचे की तरफ सर्कल्स हो, ठीक है, जो ऊपर और नीचे सर्कल से बनी हो। तो इसमें एजेस नहीं होती, वर्टेक्स नहीं होते, इसमें बस केवल फेस होते हैं। 2 फेस होते हैं, 2 फ्लैट फेस और एक कर्व फेस, ठीक है, 2 तो फ्लैट फेस और एक कर्व फेस। अब ये फ्लैट फेस कौन से होंगे, जैसे ये एक सिलेंडर शेप है, तो ऊपर से जब हम ऐसे देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जब आप इसको ऐसे देख रहे हो तो ये कहलाएगा आपका फ्लैट, ऐसी ऊपर से भी ऐसी नीचे से भी। तो 2 तो हो गए फ्लैट, और कर्व क्या है, ये कर्व है, ये वाला घुमा हुआ हिस्सा, है ना, जो ऊपर से देख रहे हैं। तो ये फ्लैट, ये भी फ्लैट, और ये वाला हिस्सा हमारा कर्व है, कर्व मतलब जो घुमा हुआ है। तो 2 फ्लैट और एक कर्व, एक कर्व हो गया तो फ्लैट हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कोन। कुछ ऐसी फिगर होती है कोन की। तो कोन में क्या होता है, इसमें एक तो वर्टेक्स होती है, ठीक है, वर्टेक्स हो गई, एक कर्व फेस और फ्लैट फेस। कर्व फेस हो गया, इसमें नीचे से देखेंगे, सॉरी ऊपर से देखेंगे, तो जब कोन को हम बनाए अगर, तो कुछ ऐसी शेप होती है कोन की, ठीक है, थोड़ी बहुत ऐसी शेप होती है। तो जो हम ऊपर से देखते हैं तो ये कर्व घुमा हुआ हिस्सा है, तो ये कर्व कहलाएगा। तो कर्व फेस कितने हो गए, एक,
और जब हम इसको नीचे की तरफ से देखते हैं तो नीचे की तरफ से हमको ये गोल दिखाई देगा, ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा ही नहीं जब इसे हम नीचे से देखेंगे। ठीक है, जब आप किसी भी कोन को, आपके पास अगर कोन वाली शेप हो घर पे, या आप कॉपी को बना लीजिए कोन अपनी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कोन आप इसको जैसे ही बनाओगे तो जब मैं इसको इस साइड से दिखाऊंगा, ये सॉलिड कोन होगा तो आपको इतना ही हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा, ये नोकीला हिस्सा नहीं दिखेगा आपको, अभी भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो फ्लैट फेस है वो भी कितने होते हैं, 1। तो इसके कर्व फेस भी 1, फ्लैट फेस भी 1, और इसके एक वर्टेक्स, ये इसकी वर्टेक्स वो कितनी है, 1। तो ये हो गया हमारा कोन। अभी इसके बाद आपका बचता है प्रिज्म। इसके बाद बचते हैं प्रिज्म, पिरामिड। पिरामिड भी 2 टाइप के, एक तो स्क्वायर पिरामिड और एक ट्रायंगुलर पिरामिड। तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। थैंक यू।